नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। थोड़ा इसके शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट आइडिया कब आता है कि पोर्तुगीज़ से हमें इसको अब लिबरेट करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने जितना भी पोर्तुगीज़ रूल के बारे में पढ़ा है भारत में, मैंने मराठा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ा है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज ने उनसे कई सारी लड़ाइयाँ की थी और बहुत घमासान युद्ध उनके साथ किए थे। तो एक चीज़ जो मुझे वो हिस्ट्री पढ़ते वक्त समझ में आ रही थी कि पोर्तुगीज़ जो थे, ये लोगों के साथ में, जो एक सिविलियन है उसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव करते थे एंड बहुत वायलेंट रहते थे। तो मुझे दो चीज़ जाननी है कि फर्स्टली ये किस तरह का एट्रॉसिटीज़ थी जो आपको भी बुक के दौरान पता चली और रिसर्च के दौरान पता चली हो, जो पोर्तुगीज़ ने लोगों के ऊपर की। एंड सेकेंडली, फर्स्ट वो थॉट कब आया कि अब तो लिबरेट करना पड़ेगा? देखिए, ये एक बहुत ही इट वाज अ वेरी डिस्पोटिक रिजीम। और अंग्रेज़ों को अगर हम जालियांवाला बाग वगैरह के संदर्भ में देखते हैं तो एटलीस्ट उन्होंने ये तो यत्न किया कि किसी प्रकार के ट्रायल उस आदमी की हो जिसने जालियांवाला बाग में फायरिंग की थी। कुछ तो सेंस ऑफ फेयर प्ले एंड जस्टिस था। हालांकि कोई ऐसा वो कोई खुदा नहीं थे, भगवान नहीं थे, वो भी हमें लूटने के लिए ही आए थे, लेकिन फिर भी कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस था। तो पोर्चुगीज़ रूल के अंडर ये कहीं नहीं था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्पोटिक रिजीम्स। लोगों को वो हिप्पो लेदर से बेल्ट बनाते थे, उसके आगे वो मेटलिक स्टड्स लगे रहते थे, उससे मारते थे अगर आप कहीं किसी सत्याग्रह में जा रहे हो या कुछ कर रहे हो। और जो इसके आज़ाद गोमांतक दल के एक मुखिया थे, प्रभाकर सिनारी जी, तो वो 14 साल की उम्र में इसलिए इस तरफ इनको निकालने के पीछे अग्रसर हुए क्योंकि स्कूल के बच्चे एक छोटा सा मोर्चा ले जा रहे थे उनके टीचर के नेतृत्व में, क्योंकि वहाँ राम मनोहर लोहिया आए थे, तो उनको वेलकम करने के लिए लोग जा रहे थे। उन पर पोर्चुगीज़ों ने लाठियाँ बरसाई और हिप्पो लेदर बेल्ट से 12-12 साल के बच्चों को भी मारा। बच्चों को भी मारा। तो जब इन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह से निपटने वाला नहीं है, इनसे अगर हमें लड़ाई लड़नी है और इनसे आज़ाद होना है तो हमको बंदूक उठानी पड़ेगी। तो वो उसका रिएक्शन हुआ एक तरह से। लेकिन इस तरह की बहुत एट्रॉसिटीज़ थी। इसीलिए हालांकि वहाँ पे गोवा में भी गोवा कांग्रेस थी भी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी, और आज़ाद गोमांतक दल उसका ही एक हिस्सा था जो टूट के आया, जिसने बंदूक उठाई या पिस्तौल उठाई जीतने के लिए। तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल वहाँ नहीं हो पाए जितने बाकी हिस्सों से हम अंग्रेज़ों को निकालने में हुए, क्योंकि एट्रॉसिटीज़ इतनी ज़्यादा थी। राम मनोहर लोहिया जी ने वहाँ पर शुरू में सबसे ज़्यादा मोबिलाइज़ किया लोगों को। हालांकि गांधी जी का तो वो ऑब्वियसली पगड़ा था ही भारी वहाँ पर, लेकिन लोहिया जी वहाँ आराम करने के लिए गए थे कि वो बहुत यहाँ पे उनको इनकी सेहत खराब थी। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने परिस्थितियाँ देखी तो यह देखा कि आराम नहीं, मुझे यहाँ कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो देन ही वेंट ऑन एंड उनकी सभाएं हुई, वहाँ पे सभाओं में उन्होंने भाषण दिए, लोगों को सत्याग्रह के मार्ग पर प्रेरित किया। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज देयर एट्रॉसिटीज़ वर वेरी वेरी हाई। अच्छा, इन लोगों के दिमाग में कैसे आया? अब इन लोगों में तो 3 कैटेगरीज हो गई ना। आज़ाद गोमांतक दल वॉज एन ऑफशूट ऑफ द गोवा कांग्रेस, जो जिस तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज बनी, वो कांग्रेस का ही हिस्सा थे। नेताजी तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बगैर आर्म्स उठाए भारत आज़ाद नहीं हो सकता, तो उनका पथ अलग हो गया और कांग्रेस का पथ अलग हो गया। इसी तरह से यहाँ से आज़ाद गोमांतक दल उसी गोवा कांग्रेस में से निकला। पहले वो केवल गोवा कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन उसके बाद उनका रास्ता भिन्न हो गया, क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि हमें तो हथियार उठाए बगैर आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो इन्होंने वहाँ कुछ बैंक लूटे फाइनेंसेस के लिए, उसमें एक गार्ड की डेथ हुई। उन्होंने एक सरकारी ट्रेजरी लूटने की कोशिश की, पैसे रेज करने के लिए, उस पर्पज़ के लिए। अब इन सब केसेस में जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ वारंट थे, और उनके लिए वारंट ये थे कि या तो उनको वहीं मार दिया जाएगा या इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, पोर्चुगल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट या किसी कॉलोनी में भेज दिया जाएगा। तो ये लोग भाग के भारत में आ गए थे, और बेलगांव में आज़ाद गोमांतक दल का हेडक्वार्टर था। तो वो तो शुरू से इसी मकसद से आए थे कि हमको शस्त्र उठाकर पोर्चुगीज़ों को भगाना है। तो वो एक पैरेलल थिंकिंग चल रही थी। और जो पूना का ग्रुप था, जो उनसे बाद में जाके जुड़ गया, या जिनका विलय हो गया, आरएसएस वाला ग्रुप जो था, जिनका विलय उनके साथ हुआ, वो सब लोग तब प्रेरित हुए इसमें जाने के लिए जब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल स्टेइंग इन दैट एरिया टू लिबरेट देमसेल्व्स। तो उससे बिल्कुल इनको क्लियर हो गया कि भारत सरकार कुछ नहीं करने वाली। तो उन्होंने कहा आज़ादी तो हर हालत में चाहिए, भगाना तो इनको है ही, तो अगर सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है। क्योंकि हम अगर देश से प्रेम करते हैं तो देश के लिए सैक्रिफाइस करना हमारी ड्यूटी है। इसीलिए इन लोगों ने दिमाग में लिया कि हमें ये करना है। और दादरा नगर हवेली ही क्यों, गोवा क्यों नहीं? क्योंकि इनके साधन लिमिटेड थे।
लिमिटेड साधनों के साथ ये सीधा गोवा पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि थे। गोवा जोग्राफिकली और बड़ा जब बहुत बड़ा था जोग्राफिकली, फिर वहाँ फौज भी ज़्यादा थी। दमन भी बहुत बड़ा है, दमन में भी कंपैरेटिवली दादरा नगर हवेली से ज़्यादा फौज थी उनकी। दीव भी है, दीव छोटा है लेकिन दीव दमन को गोवा से बाय शिप एक्सेस था, तो वो कब कितनी भी 5,000 सैनिक भी वहाँ ला सकते थे 4 दिन के नोटिस पे। तो वो लड़ाई सक्सेसफुली लड़ने के लिए इनको ताकतवर होना ज़रूरी था। दादरा नगर हवेली इलाका छोटा था और चारों तरफ से भारत से सराउंडेड था, तो लैंडलॉक था। तो इसीलिए ये पता था कि अगर जब तक भारत की सरकार अनुमति परमिशन नहीं देती फौज भेजने के लिए, तब तक दमन से फौज यहाँ नहीं आ सकती। तो उन्होंने सोचा पहले इसको लिबरेट कराते हैं, इधर से जो हमें हथियार असला मिलेगा, यहाँ जो हमें साधन मिलेंगे, उसके आधार पे हम फिर रीग्रुप होंगे और हम दमन को लेंगे। ओके। दमन से हम शिप्स उनकी हाईजैक करेंगे, उन शिप्स को लेके हम गोवा पे हमला करेंगे। ये पूरा इनका प्लान था। ओके। वो बात अलग है कि जियोपॉलिटिकल रीजन से बाद में वो हो नहीं पाया, उसके बारे में हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो इसीलिए वो दोनों ग्रुप्स वहीं अटैक करना चाहते थे, दादरा नगर हवेली पे। और जब ये बातचीत चलती रही तो उन दोनों ग्रुप में विलय हुआ, आपस में इनकी बातचीत हुई एंड दे डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर। राइट। तो बेसिकली उनका प्लान ये था कि अगर मतलब दादरा एंड नागर हवेली को हम लिबरेट करा देते हैं तो गोवा लिबरेट कराना बहुत इजी हो जाएगा। वो अल्टीमेटली गोवा ही मकसद था उनका। करेक्ट। गोवा ही दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर गोवा। या